आज पंचायतों के सेकंड टॉपिक जो लास्ट यहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आगे आपका कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक उम्मीद है रिवाइज आप लोगों ने किया होगा, नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आगे का अच्छे से, इसलिए करना पड़ेगा। तो आज जो हम बात करेंगे 73वां संशोधन लास्ट आपने पढ़ा था, अभी तक हटाया भी नहीं है यहाँ से किसी ने, वेरी गुड। आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम ग्राम सभा की। सबसे पहले किसके विषय में? ग्राम सभा। हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, ग्राम सभा क्या होती है आप लोग जानते हैं? ग्राम सभा 18 वर्ष की आयु से अधिक के जो लोग हैं उनके, वो लोग वोट डालते हैं पंचायत चुनावों में। इन सब लोगों के समूह को ही क्या कहते हैं? ग्राम सभा। तो इसे लिखिए थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात एक और आपको यहां बता दें कि ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। अगर छोटे छोटे गांव हैं तो क्या होगा? लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। आर्टिकल 243A 243A अनुच्छेद 243A के अनुसार, लिखते जाइए समझते जाइए। अनुच्छेद 243A के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा स्थापित करे। जो राज्य विधानमंडल ने काम करने के लिए बताएगा कि पंचायतों को क्या क्या काम करने हैं, वो कार्य पंचायतें करेंगी। अब आगे बात करते हैं पंचायतों के गठन एवं संरचना। पंचायतों के गठन एवं संरचना इसके विषय में ये हेडिंग बना लीजिए, छोटे छोटे हेडिंग बनाते चलिए। आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243B भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। सिफारिश किसने की थी? बलवंत मेहता। आर्टिकल 243B भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति एक ही बात है, क्षेत्र पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, दोबारा बोल रहे हैं, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना लीव कर सकता है, क्विट कर सकता है। या कहने का मतलब है जो राज्य 20 लाख की कम जनसंख्या वाले हैं वो अगर चाहे तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन ना करें। क्लियर यहां तक? अब एक महत्वपूर्ण चीज और समझ लीजिए, ध्यान रखनी है। पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई। ब्रैकेट में डाल लो इसको कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां
4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत या आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। आंचलिक परिषद और जिला परिषद। यहां तक क्लियर चीज है। अब आगे चलते हैं। आगे लिख भी लीजिए कि आर्टिकल 243C, आर्टिकल 243C के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या समस्त राज्य में एक समान होगी। पंचायतों की संरचना में आप बदल सकते हैं, ठीक है, गांव ऐड कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन याद रहे कि जो पंचायत सदस्य चुन के आएगा उसका अनुपात एक ही रहना चाहिए पूरे राज्य में, कि 10,000 पर एक पंचायत या एक सदस्य चुन के आ रहा है, तो वो पैरामीटर सब जगह लागू होना चाहिए। ये नहीं कि किसी जगह एक पंचायत, एक उसके सरपंच के अंडर में 50,000 आदमी है, किसी जगह एक सरपंच के में 1,00,000 आदमी है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अपन पंचायतों की सभी स्थान कैसे भरे जाते हैं। आप चुनाव में भाग लेते हैं ना, तो जिनमें आप भाग लेते हो किस प्रकार का चुनाव होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव। तो लिख लीजिए, पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के बारे में। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा। लिख लीजिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, सरपंच का चुनाव होता है ना भगवान, वोट डालते हो ना। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा, तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से अपने में से किया जाएगा। तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनका तो डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा, और जो 2 बचे ऊपर वाले चरण, जिला पंचायत वगैरह, इसका कौन करेगा? जो मेंबर्स चुनकर आएंगे वो अपने में से ही किसी को अध्यक्ष बनाएंगे। इनडायरेक्ट होगा एक प्रकार से। गौर करने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती व जिला पंचायत, लिख भी लो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती व
जिला पंचायतों में पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा नियत किया जाएगा। अगर राज्य विधानमंडल चाहता है तो वो उस क्षेत्र का जो लोकसभा का सदस्य है या जो राज्यसभा विधानसभा के सदस्य हैं, विधि के द्वारा इनको अपॉइंट कर सकता है, मध्यवर्ती और जिला परिषद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है, तो अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो आती है कि पंचायतों में आरक्षण। जो अन्य महत्वपूर्ण इशू आता है वो आता है पंचायतों में आरक्षण। आरक्षण इसके विषय में जो बताया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 243D। आर्टिकल 243D, तो आर्टिकल लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। जितने परसेंट इस राज्य में SC ST होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। इसमें से 1/3 भाग स्थान, इसमें से 1/3 भाग स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान सभी वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए दिए गए आरक्षित स्थान भी शामिल हैं। बेसिकली आपसे पूछता है अगर के पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, आपका आंसर होगा 1/3। SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इन चीजों को आप रिवाइज जब करेंगे नोट्स को अपने को या वीडियोस के माध्यम से आप देखेंगे तो ये चीजें आपको इजीली समझ में आती जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात, अब ये नहीं है कि किसी सीट को SC सीट घोषित कर दिया तो वो लाइफ टाइम SC रहेगी। ठीक है, आज इसको SC किया, कुछ साल बाद इसे चेंज करके दूसरी को कर दिया, इसे जनरल कर दिया, ये आप देखते भी होंगे जब इलेक्शन से पहले। तो लिख लीजिए, पंचायतों में आरक्षित स्थानों को चक्र अनुक्रम में आवंटित किया जाएगा। चक्र अनुक्रम में आवंटित किया जाएगा। क्लियर, यहां तक। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो आरक्षण है ये आरक्षण अध्यक्षों पर भी समान रूप से लागू होगा। लिख लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी समान रूप से लागू होती है। यहां तक स्पष्ट चीज है। अन्य महत्वपूर्ण चीज जिस पे ध्यान दीजिए, 83वां संविधान संशोधन हुआ सन 2000 में। इस संशोधन में
प्रावधान किया गया। क्या? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। दोबारा बता रहे हैं, लिख लीजिए एक बार, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, बाई चांस आपसे पूछ ले किसी एग्जाम में। यहां आप लिखिए कि 83वें संविधान संशोधन 2000 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां यह है नहीं, अनुसूचित जनजाति वहां नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अन्य पिछड़े वर्ग जो ओबीसी हैं, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, किंतु राज्य विधानमंडल चाहे तो अन्य पिछड़े वर्गों को किसी स्तर की पंचायत में अथवा सभी पंचायत में अथवा अध्यक्ष के पदों पर, किसी स्तर की पंचायत में अथवा अध्यक्ष के पदों पर जैसा उसकी इच्छा हो वहां आरक्षण दे सकता है। ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो अपने यहाँ व्यवस्था करके वह दे सकता है। ऐसा करने वाला राज्य है अभी तक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षण है। ठीक है। अब बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल की। तो याद आपको रखना है इसका भी लोकसभा की तरह, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। देख लीजिए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। पंचायत के लिए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही करा लिए जाएंगे, और यदि उसे समय से पूर्व भंग किया गया है, और यदि उसे समय से पूर्व भंग किया गया है किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा, तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही चुनाव करा लिए जाएंगे। भंग कर दिया, उप प्रधान देखेंगे 6 माह जो आगे हैं उसके अंदर चुनाव आपको कराना होगा। लेकिन सपोज करो कि जो पंचायत भंग की गई है उसका कार्यकाल बचा है 3 महीने है, 3 महीने ही बचा है, यानी 6 माह से कम बचा है, तब ऐसी कोई बाध्यता लागू नहीं होगी, उसकी डेट पे ही आप चुनाव करा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि जो भंग करने के बाद अगर टाइम ज़्यादा है, 1 साल 2 साल बचे हुए हैं, और सपोज करो 2 साल काम किया और भंग कर दी, उस स्थिति में अगले 6 माह में आपने चुनाव कराया तो जो नई पंचायत का गठन होगा वो शेष अवधि के लिए होगा, ना कि दोबारा से 5 साल के लिए। 3 साल के लिए ही वो बनेगी। ठीक है ना। जितना भंग की हुई पंचायत का कार्यकाल बचा होगा, नई पंचायत उतनी ही अवधि के लिए बनाई जाएगी। ठीक है ना। और यदि किसी भंग की हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसे निर्वाचन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट आपके मन में हो तो बताएं। अब इसकी सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या है? पंचायतों का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या है? पहली लिख लीजिए, यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के अयोग्य है, मानसिक दिवालिया है, पागल है, ऐसा कुछ है, और वो विधानमंडल के चुनाव में निर्वाचित होने के अयोग्य है, तो वो पंचायतों के लिए भी अयोग्य होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं कहा जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, क्योंकि पंचायत का चुनाव जो होता है उसे लड़ने के लिए मिनिमम आयु चाहिए होती है 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। तो और विधानमंडल में, विधानसभा में 25 वर्ष। तो इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि उसने अभी 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। क्लियर?
दूसरी चीज, यदि वह राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य है। कुछ राज्यों ने विधि बनाई हुई है कि 2 बच्चों से ज्यादा जिसके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी स्थिति में नहीं लड़ पाएगा। तो यदि किसी विधानमंडल ने कोई विधि ऐसी बनाई हुई है जिस विधि के अधीन वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है ना। यदि प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य उक्त प्रकार की किसी निर्भरता से ग्रसित है या नहीं, जो हमने बताई है अयोग्यता है, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न उठता है कि नहीं भाई उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, उसके 2-4 बच्चे थे, तो इसका विनिश्चय या इस पर ध्यान ऐसे व्यक्ति के या ऐसे अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसको कि राज्य विधानमंडल अपॉइंट करे इस काम के लिए। ठीक है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित कर बताएंगे कि भाई मैं आपको अधिकारी नियुक्त कर रहा हूं, उस मामले को आप जाके देखिए। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पंचायत की शक्तियों तथा प्राधिकार के बारे में। पंचायतों की शक्तियां क्या क्या कर सकती है पंचायत। सबसे पहली बात, राज्य विधानमंडल को, विधानसभाओं को या राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त रूप से शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाए। पहले तो राज्य विधानमंडल को पावर पंचायतों को देनी होगी कि भाई आप विकास के लिए काम कीजिए। ठीक है। आगे यह शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। ये क्या क्या करेंगी। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। फिर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की जो स्कीमें बनाई हैं उनको लागू करना। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को लागू करना। 11वीं सूची बताया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कुल 29 विषय जो दिए गए हैं उनके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है कि उन 29 विषयों के संबंध में पंचायतें कार्य करेंगी। यहां तक कोई समस्या आपको। चलिए यहां तक इसे पिन पॉइंट करिए। अब बात करते हैं एक और। अब जो आगे बात करते हैं वो हम करते हैं पहले राज्य वित्त आयोग के विषय में। राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग के विषय में भी बताएंगे, पहले इसके विषय में। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी व्यवस्था किस आर्टिकल में है। 243I। 243I के में राज्य वित्त आयोग के विषय में व्यवस्था दी गई है। तो इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। देख लीजिए, दोबारा बोल दे रहा हूं। आर्टिकल 243I के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह आयोग, लिख लीजिए, समझाते हैं। यह आयोग उन सिद्धांतों के बारे में परामर्श देता है, उन सिद्धांतों के विषय में परामर्श देता है जिनको ध्यान में रखकर राज्य और पंचायतों के बीच आर्थिक संसाधनों का वितरण किया जा सके। राज्य को बहुत सारे टैक्सेस वगैरह से बहुत सारी आमदनी होती है, बहुत सारी आय प्राप्त जो होती है राज्य को। तो राज्य को अपनी आय का कितना भाग पंचायतों को देना चाहिए। राज्य को अपनी आय का, अपनी इनकम का कितना भाग पंचायतों को देना चाहिए, यह कौन बताता है।
यह सिफारिश करता है राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतों और राज्यों के विषय में संसाधनों का बंटवारा कौन करता है, करने की सिफारिश कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग। यही बता दे रहे हैं कि नगर पालिकाओं को भी जो फाइनेंस दिया जाता है उसकी भी जो सिफारिश करते हैं वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन की रीति का निर्धारण करेगा। वित्त आयोग के फॉर्मेशन के विषय में क्या क्या करना, अगर कोई चेंज करना है तो कौन करेगा, राज्य विधानमंडल। आगे इसी में लिखिए, राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। भाई, राज्य वित्त आयोग ने क्या सिफारिशें की थी और सरकार ने क्या कदम उठाए वो विधानसभा में रखवा देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपके मन में नहीं है। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी व्यवस्था है आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के में ये क्या है प्रभु, ये भी समझो, लिखो, समझाते भी हैं। राज्यपाल एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। राज्यपाल एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है जो कि पंचायतों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य का चुनाव नहीं कराता विधानमंडल का, वो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है। राज्य विधानमंडल का जो चुनाव है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन, मतलब है कि ये नहीं कि तनख्वाह कम कर दी, उसकी भत्ते कम कर दिए, तो कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहां तक क्लियर। राज्य निर्वाचन आयोग को उसी प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है। क्या है ये भी आपको बताएंगे, चिंता मत करो। सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़नी, क्या पढ़नी है ना, थोड़ा रोमांच का है ना, थोड़ा रोमांच बना के बचा के रखो। सारे पत्ते अभी खोल देंगे तो कैसे काम चलेगा। इसी में लिख लीजिए कि नगरीय निकायों का चुनाव भी, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह जो होती हैं,
नगरीय निकायों का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार, सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल को है। ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का निर्णय, ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है कि कब चुनाव कराने हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको किसी तरह की नहीं। अब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं यहाँ पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, वहां पर यह पंचायत संबंधी व्यवस्थाएं ये लागू नहीं होती। यह आपको कहीं आएगा तो नोट करा देंगे, या लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लिखा दें, लिखो, लिख लो, छोटा सा हेडिंग बना लो, भाग 9 का ना लागू होना। भाग 9 का ना लागू होना। अनुच्छेद 244 के खंड 1 में, अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र, निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र। अनुच्छेद 244 के खंड 2 में, अनुच्छेद 244 के खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त इसी विधि के अधीन, तत्समय, उसी समय क्या था, इनके लिए जिला परिषद बनाई गई थी। तत्समय प्रवृत्त इसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है, जिला परिषद विद्यमान है। पश्चिमी बंगाल राज्य के, पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र, दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। ठीक है, तो यहां आज आप रुक जाइए। नेक्स्ट टॉपिक पर जो आपसे बात होगी वो होगी नगरीय प्रशासन के विषय में या नगर पालिका इत्यादि के विषय में। ठीक है, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ ही आपका स्थानीय प्रशासन वाला टॉपिक जो है वो कंक्लूड करेगा। उसके बाद फिर जो बचे हैं टॉपिक्स वो धीरे धीरे आपके कवर किए जाएंगे। पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज डाली हुई है, हर बार आपको याद दिलाते हैं, प्लीज देखिए। पंचायतों के भी क्वेश्चंस वहां पड़े हुए हैं, उन्हें एक बार सॉल्व कीजिए, इसे पढ़कर कॉन्फिडेंस आएगा। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।